बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पीएजीडी की मीटिंग कल हुई है और मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ वो अगरचे पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आया है। लोग जो है मुख्तलिफ जाविये से इस मीटिंग को देख रहे हैं। जो तजिया निगार है वो मुख्तलिफ जावियों से इस मीटिंग का मुहासबा कर रहे हैं। लीडर्स जो पीएजी मीटिंग में थे अगरचे उन्होंने मीडिया के सामने वहीं पर बात की, उसके बाद कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आया है, मगर मुख्तलिफ तरीकों से इस मीटिंग को जोड़ा जा रहा है, सूरत हाल के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पकड़ दकड़ भी हो रही है, यहाँ पे अफवाहों का बाजार भी गर्म है। बहुत कुछ उन्होंने इस मीटिंग के बाद कहा जो वहां पे प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे इस मीटिंग के हवाले से। हिलाल, पीएजीडी की मीटिंग आखिरकार कल हुई, अगरचे मामलात सामने नहीं आए, क्या कुछ मीटिंग का असल मकसद था, क्या कुछ मीटिंग का मगज था, मगर मीटिंग होना ही एक बड़ा सवाल है। काफी लंबे अरसे के बाद जो लीडर्स है वो एक दूसरे के साथ मिले, उन्होंने बात की, सूरत हाल पे भी बात हुई। देखिए, अगर हम ये समझेंगे कि पीएजीडी की जो ये कल की मीटिंग थी जिसमें कुछ पीएजीडी के मेंबरान जो शामिल थे, जिसमें कदावर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी, मोहम्मद यूसुफ तारिकामी शामिल थे। अगर हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक आमदम गुप्तम निशस्तम बर्खास्तम थी तो हम फिर बहुत गलत थे, क्योंकि कल की मीटिंग 7 माह के बाद होना और उसके बाद इससे महबूबा मुफ्ती की जो रिहाइश का है वहाँ पर मुनक्कद कराना एक बड़ी खबर पहले यहीं से है। क्योंकि ये जो मीटिंग थी इसमें पीएजीडी का 2-3 चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ गई। अगरचे पीएजीडी के मेंबरान ने लबकुशाई इन चीज़ों को लेकर नहीं की, ताहम ये चीज़ें खुलकर सामने आई। एक ये कि महबूबा मुफ्ती की घर पर ये निशस्त हो जाना, और महबूबा मुफ्ती अपने बयानात को लेकर सुर्खियों में हैं। आप उसका जो मतन उसके बयान का होता है उससे हर कोई वाकिफ और बाखबर है। और कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उनके घर जाना बहुत कुछ कहलाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो कल मीटिंग हुई है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें उन्होंने कहा कि कोविड की ज़्यादातर बातें हुई हैं, पकड़ दकड़ का जिक्र हुआ है, और जो कोविड के दौरान लोग इंतकाल कर गए, फिर डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि उन्हें दुआई मगफिरत की गई। तो क्या ये मीटिंग इसी पर मरकूज थी? बिल्कुल भी नहीं। कल की जो मीटिंग थी, एक तो 370 की बहाली पर पीएजीडी की डिटर्मिनेशन से लेकर जो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे उस पर, उन सभी मामलात पर सीर हासिल बहस हुई है। तो उस एतबार से इस मीटिंग में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि जितनी भी ये पार्टियां ही हैं ये हिंदुस्तानी नवाज पार्टियां हैं, यानी ये इलाही की पसंद नहीं है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, और इनका ये मानना है कि जो कुछ भी हासिल होगा वो हिंदुस्तान से ही हासिल होगा। तो इस तरह से जो चैनल्स अब खुल चुकी हैं दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, जो एक गैप को ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है, जिस खिला को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें बाज़ाब्ते तौर पर बैक चैनल्स अब बातचीत भी शुरू हो गई है। उस हवाले से भी, उस एतबार से भी कल की जो मीटिंग है काफ़ी अहमियत की हामिल है, और इसमें अब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक उस गैप को, उस खिला को पूरा करने की अब कोशिश हो चुकी है, और ऐसे मामलात को लेकर कल की इस मीटिंग में सीर हासिल बहस हुई है। हिलाल, अभी की अगर हम बात करें, आज दिल्ली में जो आली सतही मीटिंग वहां पे हो रही है, और इसके साथ साथ कल यहाँ पे पीएजीडी की मीटिंग होना और डिलिमिटेशन के साथ साथ अफवाहों का बाजार गर्म होना, उसके साथ साथ इलेक्शन की जहां कई बातें की जा रही है, क्या इन मामलात को वहां पे डिस्कस किया होगा? इन मामलात के हवाले से भी बात हो गई होगी? देखिए, कुछ लोगों के साथ हमने भी बात की है जो पीएजीडी के मेंबरान हैं। उनसे भी जब हमने पूछा कि क्या जो स्पेकुलेशंस या जो खदशात अवाम में हैं, जो अफवाहबाजी अभी चल रही है, तो क्या इस पर गुफ्तशनीद होगी, तो उन्होंने बिल्कुल हाँ के इशारे इस पर सर झुकाया है। लेकिन यहाँ क्या कुछ होने जा रहा है, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, उससे ना ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महरूम है और ना ही महबूबा मुफ्ती महरूम है, बल्कि ये सब जानते हैं कि इस वक्त ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से इन चीज़ों पर बहुत कम तरजीह दी गई है, क्योंकि जो एक कम्युनिकेशन अब शुरू हो चुकी है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, ये बड़े दावे के साथ हम ज़राए के हवाले से कहते हैं कि अब उसी पर एक पेशरफ्त होने जा रही है। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली को लेकर जो उनकी डिटर्मिनेशन है, जो उनका अब एतमाद है, वहाँ से शुरू होकर आने वाले चुनाव जो जम्मू कश्मीर के होंगे वो किस तरह होंगे, क्या पार्टिसिपेशन हो जाएगी,
क्या लेन देन रहेगा, दिल्ली को कहां पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ये सारी चीजें इस मीटिंग में जो है कल मौजूद बहस रही है और इन चीजों पर गुप्तशनीद हुई है। इस मीटिंग के देखिए रूप, इस मीटिंग में बहुत सारे मेंबरान थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती एक अहम प्लेयर इसमें है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सबसे बड़े हैं और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि एक अहमियत रखते हैं जो पॉलिसी साजी को लेकर, आइंदा फ्यूचर को लेकर और आइंदा जो पीएजीडी का काम काज रहेगा उसको लेकर। इन्हीं तीनों के दरमियान अहम मीटिंग थी। बाकी भी इस मीटिंग के हिस्सा थे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो असली रोल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ही अदा करना होगा और इसमें एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी, एक दूसरे को एतमाद में लाने की कोशिश की जा रही थी और सीर हासिल बहस जो डिस्कशन है, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन जो है वो इस पर कल किया जा रहा था। हिलाल, मैं आखिर में जानना चाहूंगा आपसे, कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्किंग ग्रुप का इजलास होना और वहां पे जो डिलिमिटेशन है उस हवाले से बहस होना, क्या डिलिमिटेशन का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मामला डॉक्टर फारूक के सुपर्द कर दिया गया, जो फैसला डॉक्टर फारूक साहब लेंगे वही सबको मंजूर होगा। एक तो ये, दूसरा कल जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अगर छोटा सा इनको मौका मिलेगा तो वो उस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे, तो क्या आपको लग रहा है किस तरह पे इशारा मिल रहा है? एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का शायद अब उस चीज पे मीटिंग करना जिसको फिलहाल पहले उन्होंने रद्द कर दिया था, दोबारा से उस पर सोच विचार करना, और फिर तारिगामी साहब का यह कहना कि अगर छोटा सा ही मौका उनको मिलेगा वो उस मौके को जाया नहीं होने देंगे। देखिए रूफ, हम काफ़ी वक्त से इस बात पर बड़ी बहस भी करते आए हैं और जो कई हल्के हैं, मुबसरीन हैं, उनके साथ भी जब हम ये बात करते हैं तो आपको ये चीज़ें अब माननी पड़ेगी कि अगर किसी की पॉलिसी नहीं बदली है, अगर किसी का जो एजेंडा है वो नहीं बदला है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है। यानी जब डिलिमिटेशन की बात आई है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यकसर उसको मुस्तरद किया था और कहा था कि ये अगेंस्ट है उस फैसले के जिसको वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं, यानी 370 के खिलाफ ये फैसला है, तो इस वजह से ये इनके लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं है। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन में शामिल होने से और इसका हिस्सा बनने से साफ इनकार किया, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो या उनके मेंबरान पार्लियामेंट हो, कोई भी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग उस वक्त नहीं हुई थी। लेकिन हालिया दिनों वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है और उस पर गुप्तशनीयत हुई है और उसके बाद ये फैसला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेने का इख्तियार दिया गया है। तो अब एक चेंज जो है, एक तब्दीली जो है उस मौक़िफ़ में वो यहां पर नजर आ रही है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानब से कल बात कही गई थी कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, यही इस मीटिंग का मकसद था और यही इस मीटिंग का मतन था, जहां से पब्लिक को समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि अब जो तारे होंगी वो दिल्ली की तरफ होंगी, जो कुछ नजरें होंगी वो दिल्ली की तरफ होंगी और इस पर बाज़ाब्ता गुफ्तशनीद हो रही है। और आने वाले वक्त में हम बड़े दावे के साथ ये कह सकते हैं कि एक चैनल जो है, वो सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है, वो कायम हो चुका है और अब उसी पर गुफ्तशनीद का जो सिलसिला है, पर्दा या पस पर्दा, वो अब शुरू हो चुका है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बातचीत का सिलसिला दिल्ली और जो पीएजीडी है वो उसके दरमियान जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली ने इससे पहले कुछ खिलाड़ियों को कश्मीर में तैयार किया था, लेकिन वो खिलाड़ी ठीक तरह से वो स्कोर नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एक बार फिर से मुनहसर पीएजीडी पर ही रह गई है। क्योंकि अब दिल्ली पर भी एक प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, दुबई से लेकर सऊदी अरब, सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर दीगर ममालिक की जानब से जो एक इक्वेशन बन रही है, उस निस्बत से भी अब जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ सूरत हाल को ठीक करने के लिए अब माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और उसी के तनाजुर में अब दिल्ली भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसको ठीक तरह से पटरी पे लाई जाए और साथ ही साथ जो रोजमर्रा का कामकाज है, जो मवासलात का कामकाज है, जो एक तसलसल है, वो बरकरार रहना चाहिए बातचीत का, ताकि न सिर्फ इंटरनल लेवल पर बल्कि एक्सटर्नल डायमेंशंस पर भी जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की जो नहज है वो ठीक तरह से चली जाए। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे, बात हो रही थी पीएजीडी की इजलास के हवाले से और खासकर जो अभी अफवाहों का बाजार गर्म है, जिस तरह अब नई नई अफवाहें हो रही है और खासकर इलेक्शन और डिलिमिटेशन की बात हो रही है, इस पूरे मामले पे हमारे साथी हिलाल हांजुरी ने बात की।
नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कोविड-19 के मामलात के हवाले से। अगर मस्बत मामलात में अब कमी देखने को मिल रही है और सरकार ने फैसला लिया अनलॉक करने का, 4 दिन अब अनलॉक रहेगा, मगर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनके साथ SSP श्रीनगर के साथ साथ बाकी अफसरान मौजूद रहे, जहाँ पे DC ने मार्केट का भी सूरत हाल का जायज़ा लिया। क्या SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, क्या कहीं वायलेशन नहीं हो रही है, क्या ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो SOPs दी गई है, गाइडलाइंस दी गई है, उन पे काम हो रहा है। पूरे मामलात का उन्होंने जायज़ा लिया और फिर मीडिया के साथ बात की। उन्होंने कहा कि अगरचे मस्बत मामलात में कमी आई हुई है, मगर फिर भी एहतियात अभी करना बड़ा ज़रूरी है। अभी वायलेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा, SOPs का ख्याल रखना है, गाइडलाइंस का पालन करना है। जो भी लोग SOPs की वायलेशन करेंगे या गाइडलाइंस की वायलेशन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, लाल चौक में अभी का जो स्पेशल आज का जो विज़िट है, ये कोविड SOPs को मॉनिटर करने के लिए था। पार्शियल अनलॉक के बाद जो मौजूदा सूरत हाल है, उसके चलते हमें ये समझना है कि अभी भी श्रीनगर ज़िले में तकरीबन 2600 एक्टिव केसेस हैं और हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पार्शियल अनलॉक को कोई गलती से ये ना समझ ले कि खुली छूट का नाम है, या पार्शियल अनलॉक का मतलब है कि अब कोरोना वायरस यहाँ से भाग गया है, या इसको ये समझा जाए कि पेंडेमिक ख़त्म हो गई है। इस गलत फहमी में या इस खुश फहमी में कोई ना रहे, बल्कि SOPs का पालन करके ही हम आगे का जो रास्ता है वो अपने लिए मुतय्यन करते हैं। और लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू तभी लगता है जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है और जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा हमारे हाथ में है, एज ए सोसाइटी हम सब मिलकर कलेक्टिवली कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ें, पेंडेमिक के खिलाफ लड़ें, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। अनलॉक के बाद, पार्शियल अनलॉक के बाद यहीं पर सिचुएशन बहुत ट्रिकी होती है और हमें अगर मात पड़ेगी तो इसी चीज़ से पड़ेगी। हम अगर इस चीज़ को बिल्कुल ढील लें इसमें, या हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें कोई कमी आए, या वो बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट हो, तो हम डेफिनेटली गलत राह की तरफ जा रहे होंगे। लिहाजा मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि SOPs का पालन करें, मास्क सभी लोग पहने, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ वैक्सीनेशन अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर, कोविड वैक्सीन दस्तयाब है, अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर टीका लगवाएं। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, हम इस वायरस से लड़ रहे हैं। आपने जो स्कूलों के बारे में सवाल पूछा है, सिचुएशन डायनामिक है। जैसे ही केस लोड और कम होगा तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी डेफिनेटली इस चीज़ पर गौर व खोज करेगी कि अब मज़ीद हमें क्या क्या रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है। कोई शख्स अगर बिना मास्क के पब्लिक प्लेसेस में पाया जाएगा तो एक तो मैंडेटरी टेस्टिंग होगी और दूसरा फ़ाइन भी इम्पोज होगा। हम किसी किस्म की भी ऐसी सूरत हाल नहीं देखना चाहते जहां मास्क के बगैर कोई शख्स दूसरों की भी जान को ख़तरे में लाए। ऐसी सिचुएशन को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज बिजबियारा असम्बली हल्का इंतखाब का दौरा किया और वहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ ट्रामा हॉस्पिटल में भी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ वफूद से भी वो मुलाकी हुए। हस्पतालों के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर उन्होंने बात की और PAGD का जो इजलास तलब किया गया था उस पर उन्होंने हमारे साथी फ़िदा हुसैन के साथ बात की। क्या कह रहे जस्टिस हसनैन मसूदी, हम आपकी नज़र कर रहे हैं। जो बिजबियारा का ट्रामा हॉस्पिटल जिसको अब एक कोविड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है, कोई 75 के करीब यहाँ पर हमें बताया गया कि बेड्स हैं जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। तो अब इसको आगे वाले दिनों में मैट्रिक जो क्या उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मैटरनिटी जो कोविड मामले हो वो भी उसका निर्भर भी इसी हॉस्पिटल। देखिए, अफवाहें तो अलग बात है, तो चलती रहती हैं, जैसे आप सुनते हैं हम भी ऐसे ही सुनते हैं, हमें तो कुछ उससे ज़्यादा मालूम नहीं। लेकिन कल जो मीटिंग हुई वो ये रीएश्योर करना था आवाम को और फिर एक बार ये दोहराना था कि जो पार्टियां सियासी जमातें जो उसका हिस्सा हैं, जो 4 अगस्त 2019 का हमने किया था फैसला, हमने पहले ही इंतबा किया था कि आप यहाँ के तशक्कुस के साथ, आइडेंटिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। जब हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं हम रेस्टोरेशन की बात करेंगे
और उसी के लिए एश्योर करना था, उसी के लिए मैसेज भेजना था। हम मुत्हिद हैं और आगे वाले दिनों में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम मिलेंगे और वाज़ेह एक जो प्रोग्राम है वो होगा। देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में हमने पहले ही अपना एक जो रुख था वो एक ये नहीं कि हरदर्मी की बात है, हमने अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी रिजर्वेशन है, हमने उनको तर्जमानी की थी अपने एक मकतूब को, जो हमने चेयरपर्सन साहिबा को लिखा है। अभी उसका कोई रद्दअमल नहीं हुआ। हमने ये नहीं कि हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हमने उसमें सारे जो हमारे थे रिजर्वेशंस, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका हमने खुलासा किया। देखिए, रिवॉल्यूशन एक्ट जो आपने तकसीम की, यूटीज़ 2 में तकसीम किया, वो गैर आईनी है और सुप्रीम कोर्ट ने बाजुल नज़र में हमारे जो नुक़्ता नज़र है उसके साथ इत्फाक करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा। तो मुनासिब ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी का ये तकाजा है। हमने उन चेयरमैन साहिबा को कहा, क्योंकि वो खुद एक लीगल ल्यूमिनरी है, कि तकाजा ये होगा कि आप पहले वो जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार कीजिए, वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। समझिए आप मुझे, मैं आपसे सवाल, और जो उन्होंने पहले आईनी बेंच ने कहा, तो फिर ये सारे जो मामला थे उन इख्तियारात को बरोकार लाते हुए जो उस एक्ट के तहत है, तो क्या होगा इनका मुनासिब ये है कि हम एक आईनी जमहूरिया का हिस्सा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक डेमोक्रेसी है। मुनासिब ये हो रहेगा कि हम रिस्पेक्ट करें जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसकी ऑब्जर्वेशंस को और ये इस मामले को, कि वो ये हमारा इब्तिदाई यही हमारा नजरिया था। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से। अछवल का बस अड्डा कई सालों से अगरचे ये ज़ेर तामीर है और इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने इस हवाले से इल्ज़ाम जो है वो कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी पे लगाया कि उन्होंने इस बस स्टैंड को बेहतर बनाने में जो उनको रोल निभाना चाहिए वो रोल नहीं निभाया, और ये जो बस स्टैंड है ये दिन ब दिन खस्ता होता जा रहा है। लोगों ने इस हवाले से क्या कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। जनरल बस स्टैंड यम तम सात 2 करोड़ रुपये गए 2004 में सेंक्शन, अमे पे हेमो अड़ी जमीन पता बाकी रुपये कोत यूत यम सात लैंड नि अमे पे रूज तकरीबन 10 वन दितुक नो अप्रूव शोड। अगर अड़ नुन सो नुन यह सड़क लड़, सो नुन मज यह जमीनस कह वह अगर न्यू अमे पे गो अप्रूव शोड, ये तकरीबन 30 लाख हर गो खर्च अप्रूव शोड। मगर ये एज अवकाफ या सिविल सोसाइटी, तो वो बह सिविल सोसाइटी चलाव, सिविल सोसाइटी समखे CO कोकरनागस, अल्ताफ सब मे बास तमिस नाव, तमिस समखे तम दे समाज बर परवाह करो ये। मगर मे बासो या तमिस बासान बहुत बहुत बार ब्यूरोक्रेट, तो ये दिमन न चालू ये अड़ करने कह बासान यह कस्तस सजिश कि अछवल मा कर तरक्की, मगर CO कोकरनाग कह तस लाग। तो ये बूझमुत मे आए ओत मीडिया वाल, तमो दप जियारत शरीफस क्या कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी लगे पैसे। ये मे वो सैनिस जियारत शरीफस अगर 1 रुपये लजम डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो अड़स मज यी तुम खुश गो कर, यह सोरे लूट खसूट कर। तो मेन गुजारिश खास कर डिस्ट्रिक्ट DC अनंतनाग तो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर तो एडवाइजर बशीर अहमद खानस अत कर तहकीकात, यह वो अगर जोन 4 ये बने अछवलस, यह कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी जोन, यह DSU डक्सुम, यह कोकरनाग, यह बिडर, यह अछवल, अगर होन जोन लगान पोस या जोनस क्या पोस लगान कह। नाज़रीन, इधर जिला बारामूला के पटन इलाके से बात करें, वहां जानीगाम पटन का इलाका जो पीने के पानी से महरूम है। आज लोगों ने एहतजाज किया, नेशनल हाईवे को बंद किया और गाड़ियों की जो नकल है उसको रोककर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया महकमे PHE पर कि कई सालों से ये लोग पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात के शिकार हैं, मगर आज तक जो लोगों को बेहतर पानी देने के लिए या वहाँ इलाके में पानी की सप्लाई पहुँचाने के लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं उठाए गए। लोगों ने किस तरह इल्ज़ाम लगाए, हम आपकी नज़र करते हैं। पटन त्रेश जंग जुट तम खास के वो जवान त्रुत स्कीम चुर आब सख्ती पावर सख्ती न आब जान पावर मकर वन खेवान रुदवन खेवान इस कलन मज मकरियार सह खेन तम इन्फेक्शन गसान मलेरिया गसान बेमार वथान दोहत गामस आब सख्ती पावर सख्ती कह हिसाब न ठीक न अपील कर पावर आब
زنگن پٹن پہ اپیل کر اس گوس پاور اس گوس آب اس پیوان کلومیٹر 1.5 کلومیٹر زنان پکن صبح شام اس صاف آب کی تریش اس تریش خطر پکان ات تھمت کن ستی کن سکیم ستی تھمت گھان پٹن واتان کمن باقین جائن انان آب تریش خطر ژھانان تریش بیٚیہِ سون مطلب کینٛہہ حظ یہ آب چلان سہ ٹیوب ویل سہ صاف آب کھین تمہ سۭتۍ گوٚو یاداشتی سہ کیمکلی سہ اصل آب کینٛہہ فزکلی کیمکلی اصل تر مز کوبالٹ کاپر زنک وغیرہ آئرن مختلف قسم تر مز سہ سان اچھا گو تمہ سۭتۍ یاداشت ختم یادی روزان اچھا باقی بیماری مز گئی مبتلا تمہ سۭتۍ یژھان دِتو اصل آب یِتھ کٔنۍ باقین دِوان چھُو تُہۍ صاف آب تریش دِتو سُے صاف تریش ادھر ہمارے ساتھی راہی نثار نے معاملہ جو ہے وہ محکمہ جل شکتی کے ذمہ داروں تک پہنچایا. اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی ڈویژن پٹن سے انہوں نے پوچھا کہ جو زانیگام علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کو پانی کیوں نہیں مل رہا ہے, وہ احتجاج پہ ہیں, تو کیا کچھ اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. آپ سنیے کیا کہہ رہے ہیں اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر پٹن. پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ ان کو آلریڈی جو سکیم چل رہی ہے وہ ویل سکیم چل رہی ہے, ادھر سے لیفٹ ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں ہمیں کوئی نئی سکیم دے دو. اب ہم نے ان کو سکیم میں رکھا ہے جو نئی سکیم آ رہی ہے JGM میں, اب ان کو ہم نے اسی میں ایڈجسٹ کیا ہے. ہم وہ آ رہی ہے پریاس پورہ سے, اب جو ہی وہ اس کا ٹینڈر ہو جائے گا تو ہم ان کو انشاءاللہ ان کو 24 گھنٹے ہم پانی دے دیں گے. پہلے جو سکیمیں تھیں وہ پہلے کی جو سکیمیں تھیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. اب نئی سکیمیں ہم نے رکھی ہیں JGM میں, وہ آلموسٹ ڈسٹرکٹ ایکشن پلان اپروو ہو گیا ہے. اس کا جو ہی ٹینڈر ہو جائے گا اس میں ہم کو ہر گھر میں پانی دینا ہے. تو ان میں زنگم کو بھی ہر گھر کو پانی دیں گے اور صاف پانی دیں گے اور فلٹرڈ پانی دیں گے. یہ کمی ہوتی ہے ہم ٹینکر بھیجتے ہیں, ہمارے پاس ٹینکر موجود ہیں, 5 ٹینکر ہیں. جہاں سے بھی ہمیں کوئی کرائسس ہوتی ہے ہم ان کو ٹینکر دیتے ہیں. ناظرین اسپیشل رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں. بات کریں گے قاضی گنڈ سے لے کر بانیہال تک جو ٹنل بنانی تھی جس پہ کام سال 2011 میں شروع ہوا تھا, اب یہ مکمل ہو چکا ہے اور لوگوں نے اس حوالے سے خوشی و مسرت کا اظہار کیا. اگرچہ لوگوں نے کہا کہ جو اس کو مکمل کرنے کا جو مقررہ وقت تھا وہ کافی پہلے نکل بھی گیا ہے, مگر پھر بھی اب ایڈمنسٹریشن نے انتظامیہ اس کو مکمل کیا. اب باضابطہ طور پر اس کا انوگریشن کرنا ہی باقی ہے. اس ٹنل کے بننے سے لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ مل سکتا ہے. جو قاضی گنڈ سے لے کر بانیہال کا جو سفر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اس میں بھی کافی آسانی لوگوں کو ہو سکتی ہے. اس ٹنل کے بننے سے کافی جو ہے لوگوں کو فائدے ملے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا جو جوار ٹنل ایریا ہے اس ایریا میں خاص کر ونٹر سیکشن میں بہت ساری پرابلمس لوگوں کو ہوتی ہیں. ایک تو خطرہ بھی رہتا تھا کیونکہ کافی سلپری کنڈیشنز رہتی تھی اور پہاڑی ایریا ہے. تو اس ٹنل کے بننے سے لوگوں کو کا جو ٹائم ہے وہ بھی بچے گا, ایک ان کو سموتھ ٹریول بھی ملے گا, تو وہی زیادہ فائدہ جو ہے بانیہال کے لوگوں کو ملے گا. جیسے بہت سارے پیشنٹس کو وہاں سے ریفر کیا جاتا ہے سری نگر یا اننت ناگ کے لیے, تو ان کو جب وہ جوار ٹنل سے ہو کے آتے تھے تو کافی ٹائم لگتا تھا ان کو, اور ان کے پیشنٹس کی ڈیتھ بھی کئی بار وہاں پہ ہوئی ہے. تو یہاں سے ان کو بالکل سموتھ موومنٹ ملے گا, کوئی جام نہیں ملے گا. تو وہ 10 منٹ کے اندر اندر بانیہال سے قاضی بالکل جو ابھی یہ ٹائی ٹنگ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے, یہ لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی, بہت پہلے سے ڈیمانڈ تھی یہ ٹنگ جلد سے مکمل ہو جائے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمیں کم سے کم 2 گھنٹے لگتے بانیہال تک, لیکن اب نئی ٹنگ بن رہی ہے اس میں 15 منٹ یا 20 منٹ تک ہمیں پہنچ سکتے ہیں بانیہال. اور اس کے کچھ فوائد بھی ہے جسے ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود باقی جو چیزیں ہیں لوگوں کا جو بے روزگار ہے اس میں اس طرح یہاں کے جو لوگ تھے یا وہاں کے لوگ جن کا روزگار چل رہا تھا, ان کا ڈھابے چل رہے تھے, وہ بے روزگار ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ اقدامات اٹھانا چاہیے, ان کو شاپنگ کمپلیکس یا کوئی ایسا بنانا چاہیے اس سائڈ سے بھی اور وہاں سے بھی, تاکہ جو ڈھابے والے ہیں ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر پائے اور وہاں سے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کر پائے, تاکہ جو لوگ اس ٹنل سے کی وجہ سے متاثر ہو گئے, ان کا بے روزگار متاثر ہوا ہے, تاکہ وہ کچھ روزگار کمائیں. چلیے ناظرین, یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ. آج کی اسپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی. مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ, میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی, میرے آن لائن ایڈیٹر خالد مشتاق کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت, آپ اپنا خیال رکھیں گے, ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے.